नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश आप देख रहे हैं, मालकिन का मत। राजस्थान में हम इन दोनों अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और अलग अलग वर्ग के वोटरों का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में वोटरों के मन में क्या है, वोटरों का मिजाज क्या है, सियासी समीकरण से अलग किन मुद्दों पर जो वोटर हैं वो इस बार वोट डालने जा रहे हैं। खासतौर पर बात अगर आधी आबादी की करें तो आधी आबादी की एक बड़ी भूमिका होती है सरकार बनाने या सरकार की तस्वीर बदलने में, सत्ता की तस्वीर बदलने में। तो इस लिहाज से हम महिलाओं से भी बात करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं उदयपुर में और उदयपुर की महिलाएं क्या सोचती हैं, उनके जहन में क्या मुद्दे हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। वो तमाम महिलाएं उदयपुर की मौजूद हैं। मालकिन का मत, तो ये मालकिन और इनके वोटों से बहुत हद तक राजस्थान की सियासत बदलेगी। राजस्थान की सियासत में तस्वीर एक नई बन सकती है। तो शुरुआत मुझे पता चला कि आप लिखती हैं बहुत अच्छा, तो मैं चाहूँगा कि शुरुआत कुछ चंद लाइन से हो जो इस लोकतंत्र के महापर्व पर सटीक बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनाव पर हमारा मेवाड़ क्षेत्र है और मैं चाहती हूँ राजस्थानी को मान्यता मिले आने वाली पार्टीज़ के साथ में। तो एक गीत मैंने चुनाव पर ही लिखा है, क्या हालात हैं। ओ भाया धन चुनावरा आया रे, कतरा नेता 5 बरस में पाछा आया रे। रे भाया धन चुनावरा आया रे, कतरा नेता 5 बरस में पाछे आया रे। महंगाई रा झोटा मच गयो रसोड़ा में बवंडर, महंगी दालो आटो मसालो पेट्रोल गैस सिलेंडर भाया कालजो मुंडे आया रे। पेली रा चुनाव रा वादा झूठा पाया रे। ओ कतरा नेता पाछा आया रे। नेता आया भाई चुनाव में नेता आया रे। वोट मांगवा आवे नेता कोरी कुर्सी ताई, 5 बरस में स्वार्थ मौज में आपरी साख गमाई भाया लुर लुर माथे आया रे। पद नाम कुर्सी रा लोभी बेंडा बनाया रे। ओ भाया धन चुनाव रा आया रे। और आखिर में मैं सबसे संदेश देना चाहती हूँ, एक एक वोटर मोल लखीणो ध्यान देने सुन जो। अब के नेता ने जान बीन यार ठोक बजाने चुन जो भाया। बरखा सा दिन आया रे, नेता कुएं बार में डक जू टर टर गाया रे। हो भाया धन चुनाव रा आया रे, कतरा नेता 5 बरस में पाछा आया रे। ओ भाया धन चुनाव रा आया रे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने लिखा। इसमें तंज भी है, अपील भी है लोकतंत्र के महापर्व के लिए, जो कुछ मुद्दों का जिक्र भी है। तो महंगाई का आपने जिक्र किया है इस कविता में। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो महंगाई से शुरू करते हैं। महंगाई क्या एक बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि वैसे तो अपराध भी बहुत हावी हैं। पूरे देश में दुष्कर्मों के मामले इतने ज़्यादा आ रहे हैं। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं को नग्न किया गया, मेरे अपने मेवाड़ क्षेत्र में धरियावद में अभी एक महिला को बिल्कुल अश्लीलता से उनके ही पति ने नग्नता के साथ घुमाया। तो महिलाओं को एक तो न्याय नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा। उधर रसोई जो वो संभालती हैं, हमारे यहाँ अधिकांश माएँ बहनें गृहिणियाँ, तो हर चीज़ महंगी है। कुछ भी लेने जाएं, अब तो दूध भी इतना महंगा हो गया है। हर चीज़, तेल से लेके घी से लेकर के हर चीज़ इतनी महंगी है कि महिलाओं को गुजारना। और जो हमारा मेवाड़ क्षेत्र जैसा कि मेहमान नवाजी के लिए ज़्यादा पहचाना जाता है, तो कैसे किसी का स्वागत करें, कैसे किसी का जो हमारे महंगे पामने आते हैं उनको कैसे वेलकम करें, क्योंकि हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। और शादी ब्याह वगैरह में तो अलग खर्चा होता ही है। हमारे यहाँ बेटियों को जो दहेज में दिया जाता है, हर तरह से माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटियां जो झरोके बैठे कुल्ले करें, दही दूध दही के बहुत सारे दासी दास हों, तो पैसा भी खर्च करना होता है। तो हर तरह से शादियां करना बहुत मुश्किल हो रहा है, कोई पर्व मनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी जैसे दिवाली आ रही है तो लोगों में इतना क्रेज़ नहीं है, क्योंकि पैसा, एक तो कोरोना ने बहुत बड़ी मार डाली और उसके बाद देश की सरकारें जैसे सुनवाई नहीं करती किसी जनता की।
तो वो बहुत बड़ी बात है। तो महंगाई, लेकिन अशोक गहलोत सरकार महंगाई राहत कैंप लगा रही है, उससे कुछ असर नहीं, हमारे यहाँ पेट्रोल ही सबसे महंगा है। आप देखिए, अगर गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं तो राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा महंगा है, जबकि कितनी बार गुजारिश की गई है कि पेट्रोल के दाम कम किए जाएं। कौन निदान करेगा? इसका तो यही है कि मतलब सरकारें सुनवाई करें इस बात की। और इस बार ये अपील होगी, इस बार ये मुद्दा है महंगाई का। महंगाई का बिल्कुल मुद्दा है और हम गुजारिश करते हैं कि गृहिणियों को मस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाए। हमारा घर चलाना और एक उसमें बहुत मुश्किल है, जैसा मेरी बहन ने कहा। और हम सिर्फ अगर नेता देख के ना करें, उम्मीदवार वो लाएं जो अभी आप जो उम्मीदवार उतार रहे हैं 100 करोड़ 150 करोड़ की संपत्ति लेके बैठे हैं, उन्हें क्या एहसास है कि महंगाई किस कदर बढ़ रही है और क्या दिक्कतें गृहिणियों को, एक मध्यम परिवार को क्या आती है। हम वो देख ही नहीं पाते हैं। इतनी संपत्ति वाले नेताओं को उम्मीदवार बना के जो मैदान में उतारते हैं, जनता मतलब एक वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है उन्हीं को चुनने के अलावा। एक हम उन्हीं को चुन रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसा एक इंसान उम्मीदवार के रूप में उतरे जो हमारे ही कम्युनिटी से हो, जो हमारी तकलीफ़ों को समझे, हमारे दर्द को समझे और उसे दूर करे। ठीक है। सबसे पहले तो जैसा कि इन्होंने कहा महंगाई, तो 2 पंक्तियों से शुरू करूंगी कि मेरे देश को नहीं चुनाव चाहिए, वोटों की गिनती का ना हिसाब चाहिए, भूख से बिलखती जनता को बस रोटी कपड़ा और मकान चाहिए को। और इसी के साथ मैं जो एक प्रश्न रखना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी समस्या महिलाओं की है सुरक्षा। हम आज कहीं पे भी निकलते, हम अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, बोल्ड कहते हैं, लेकिन हम कहीं सुरक्षित नहीं हैं। आज कहीं अकेले जाने में डर लगता है, एक सोने की चेन पहन के निकलने में डर लगता है। तो सबसे पहले बात, अगर जो भी सरकार आए तो मैं ये कहूँगी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा कड़ा कानून बनाए कि कोई भी गलत अगर काम होता है तो उसको त्वरित ऐसी सज़ा मिले कि दूसरी बार कोई सोचे नहीं कि महिलाओं के साथ गलत हो। और दूसरी बात ये कि जैसे गाँवों में सरपंच पति एसपी कहलाते हैं, बनाते महिला को सरपंच और पति काम करता है वो केवल साइनिंग मशीन। तो महिलाएं जब ऐसी आनी चाहिए कि वो अपनी सेल्फ डिसीजन ले। और आज महिलाएं कोई कम नहीं है, डिसीजन पावर है, पूरा परिवार संभालती, घर संभालती, बजट वो सारा समझती है, बहुत अच्छे से वो चला सकती है। तो बस ये नहीं कि वो पुरुष के हाथ की कठपुतली बने, केवल महिला को खाली खड़ी करके और जिता दो और काम कोई और करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं तो देखो, मेरी ना थोड़ी सी डिफरेंट होगी बात, आपको लग सकता है। जहाँ तक महंगाई का मुद्दा है ना, आज महंगाई है, लेकिन 70s में जब गाना बना था हाय महंगाई मार गई, रोटी कपड़ा और मकान बिकेगा, ये क्यों बना था? महंगाई कभी कम हुई है क्या आज तक? और जो जो महंगाई बढ़ती है, प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ रही है ना। लोग कितने भी महंगाई की शिकायत कर रहे हैं, बढ़ रही है लोगों की, आप कह रहे हैं? आमदनी बढ़ी है तभी तो महंगाई बढ़ रही है। ये तो गिव एंड टेक है। बिल्कुल समझते हैं। हम महंगाई को रो रहे हैं खाली, पर महंगाई के बाद भी लोगों के रहन सहन में क्या अंतर नहीं आया है? और महंगाई क्या केवल भारत की एक मुद्दा है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। और जो जो दिन बीतेंगे, लोग जो जो कमाना ज़्यादा करेंगे, जो जो टैलेंट बढ़ रहा है। आज महंगे स्कूलों में कितने लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, आप ये बताइए मुझे। सरकारी स्कूलों में सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड लोग बाग हैं, सरकारी स्कूलों के टीचर्स को सबसे ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, पर क्या सरकारी स्कूलों के ही टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे? अगर महंगाई है तो प्राइवेट स्कूलों में इतने महंगा में आप कैसा पढ़ा पा रहे हैं? आप महंगी महंगी गाड़ियों में चल रहे हैं, महंगी महंगी ज्वेलरी पहन रहे हैं, महंगी महंगी साड़ियाँ पहन रहे हैं, महंगे महंगा मकानों में रह रहे हैं, ऊंची अटारियाँ ऐसी हर दिन टूट टूट के जो नई बन रही हैं, ये बिना पैसे के बन रही हैं क्या? हाँ, महंगाई तो इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि हम ज़्यादा। महंगाई इशू नहीं तो क्या इशू है फिर? महंगाई इशू नहीं, इशू क्या है? हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं। हम जैसे कहते हैं महिला सुरक्षित नहीं है। जब पुलिस वाले किसी लड़के लड़की को चलते हुए टोक दें तो पुलिस वाले किसी की व्यक्ति के जीवन में बाधा डाल रहे हैं। जब लड़के लड़की के बीच डिस्प्यूट हो जाए, सहमति से हुए काम भी यौन शोषण की कैटेगरी में रख के लड़कों को फंसा दिया जाए, तब पुलिस काम नहीं कर रही। क्या ये दोहरे मानदंड क्यों अपनाते हैं हम? सामाजिक व्यवस्था में सुधार की सामाजिक जरूरत व्यवस्था है, नीचे रहा महिलाएं पति की कठपुतली हैं, क्योंकि ये हमारी सामाजिक व्यवस्था। इसमें सरकार क्या करेगी? क्या अशोक गहलोत करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी करेंगे? इसमें ये तो हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं की देन है, ये विकृतियां। तो अगर महिला भ्रूण भी हत्या होती है तो महिला भ्रूण की हत्या क्यों होती है? हमारा डाउरी सिस्टम क्या अशोक जी ने बनाया या मोदी जी ने बनाया? हाँ,
सामाजिक सुधार की जरूरत है। सामाजिक सुधार की जरूरत है। हाँ, हाँ, जी मैम। मेरी एक बहन ने महंगाई की बात कही जो मैं उससे 100% सहमत हूँ। उदाहरण के तौर पे इन्होंने 70 की और उसके पहले की बात कही है। 70 और 80 के बीच में जो व्यक्ति 150 रुपये कमाता था उसे अमीर समझा जाता था, और आज 1 लाख कमाने वाला भी कहता है मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई है। आवश्यकताएं पूरी कैसे होंगी? आपने अपने जीवन स्तर को कितना सुधारा है? पहले कितने लोग गैस पे खाना बनाते थे, आज घर घर में गैस है। और महंगाई कोई भी पार्टी, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो या फिर के हमारे भारत की बात हो या एशिया की बात हो, महंगाई कम नहीं हो सकती है। ज्यों-ज्यों पेट्रोल की खपत बढ़ेगी त्यों-त्यों हमारे जीवन स्तर में सुधार आएगा और हमारी आकांक्षाएं, हमारी अपेक्षाएं, हमारी और चीज़ें जो हैं आवश्यकताएं वो डिफरेंट होती जाएंगी। ये बदलाव ही ना केवल महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि कर रहा है बल्कि सामाजिक ढांचे को भी चरमरा रहा है। आज बालिकाएं शादी के समय खुद करती हैं कि उनके मम्मी पापा उनको एसी दें, उनको ये दें। लव मैरिज होगी तब भी यही आशाएं की जाती। लव मैरिज अनसक्सेसफुल क्यों हो रही हैं? क्योंकि उनको उनके अनुरूप जिस लाइफस्टाइल में माँ बाप ने रखा है उस लाइफस्टाइल की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही। तो आशा सब दुखों की जड़ है, ये हमारा धर्म भी कहता है, ये हमारी गीता भी कहती है। जितनी आशा ये तो सामाजिक ढांचे की बात है, सामाजिक व्यवस्था की, लेकिन इसका मैं कह रहा हूँ चुनाव आया है तो इनमें मालकिन का मत कितना अहम भूमिका निभा सकता है सामाजिक ढांचे को या तो बदलने में, या फिर आपके उम्मीदवार अगर हैं तो वो उनसे क्या अपेक्षा है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। सामाजिक ढांचा बदलने में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन निभाने कौन देता है? गांव में सरपंच महिला चुनी जाती है, इलेक्शन का जो ढांचा बनता है कि यहाँ से ये महिला का रिजर्वेशन है, क्या वो शासन करती है? उनके पति या उनके घर वाले आपको गांव की बात कह रहे हैं, शहर में भी यही है। बड़े बड़े महान अपना फैसला नहीं ले पाती क्योंकि उनके ऊपर अंकुश है। जब तक ये सामाजिक ढांचा नहीं बदल सकता, जब तक अंकुश नहीं हटेंगे। विमेन लिबरेशन जो है, विमेन लिबरेशन एक खिलौना बन के रह गया है। चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सक्रिय होनी चाहिए, गणना नहीं। तो इसी के लिए तो मैम फिर महिला आरक्षण की बात बीजेपी कर रही है कि भाई हमने दशकों से महिला आरक्षण बिल जो अटका पड़ा था हम उसे पास करवा दिए, अभी नहीं लागू होगा लेकिन आगे आने वाले दिनों में लागू होगा। तो इससे बदलाव होगा क्या? नहीं, मेरे ख्याल से आरक्षण किसी भी तरीके से किसी भी मुद्दों पे सही नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि जब एक पुरुष और एक महिला एक साथ एक ही पद पे रहती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों एक ही बराबर सैलरी पाती हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि पुरुष को आप ये करो और फिर आरक्षण आप पुरुष को भी दीजिए, है ना। और मैं इस मुद्दे पे एक बात ज़रूर आपसे कहूँगी, मैं आत्मरक्षा जो बालिकाओं को आज नहीं सिखाई जा रही है माताओं के द्वारा, स्कूल के द्वारा, कॉलेज के द्वारा, उसकी मैं बहुत आवश्यकता महसूस करती हूँ। सरकार ने नियम बनाए हैं, मैं भी गवर्नमेंट टीचर थी, मुझे मालूम है कि सरकार ने बहुत सारे ये जूडो कराटे सिखाना, ये सब कागजी कार्रवाई है। मैं नहीं चाहती हूँ, बालिकाओं की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और उनकी रक्षा की हमें जिम्मेदारी उनको खुद को देनी चाहिए। तो महिला सुरक्षा एक बड़ा इशू है, लेकिन इसके लिए सिर्फ सरकार से हम उम्मीद ना करें, स्वयं से भी करें। पहले जो एक शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें खुद पे तो विश्वास हो। हम दूसरों का मुंह क्यों ताकें, हम भी इंसान ही हैं। फिर हम 2 प्रजाति हैं, मेल और फीमेल। ये तो हो गई महिला सुरक्षा की बात। इसके मुद्दे बहुत सारे हैं। मैं जो मेन तौर से कहना चाह रही हूँ आज के दिन कि जब कभी हम शॉप्स पे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा कैची ट्रेंडी आइटम्स हमें दिखते हैं, दे आर मेड इन चाइना। और हमारी जो महंगाई की समस्या है, इंदिरा गांधी ने कहा था कि गरीबी हटाओ। आज 75 साल के बाद भी हम कहीं ना कहीं अपने आप को वहीं खड़ा पाते हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि जनसंख्या बहुत प्रेशर है यहाँ पे। हम इसे समस्या भी मान सकते हैं और ताकत भी मान सकते हैं।
ज़रूरी ये है कि जितनी भी मैन पावर हमारे पास है हम उसे काम में लगाएं। हम प्रोडक्शन नहीं करते और हम बाहर से सामान आयात कर रहे हैं, जबकि इतना बड़ा जन समूह हमारे पास है। तो ज़रूरी है कि हम युवाओं को बेरोजगारी के कुंड में धकेलने से और तरह तरह के एग्ज़ाम्स करवा करवा के उनको फ्रस्ट्रेट करने और वो चीटिंग की तरफ उनको धकेलने की बजाय रोजगार मुक्त बनाएं। वोकेशनल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा अभी तक ये नहीं जानता कि बीए और एमए करने के बाद उसको करना क्या है। तो कहीं ना कहीं गाइडेंस की प्रॉपर ज़रूरत है। उसके साथ ही साथ कुछ इस तरह के सरकारी उपक्रम होने चाहिए जहां पता हो कि युवा यहां से पास आउट होकर के यहां ज्वाइन करेगा और उसे सैलरी मिलेगी, उसे जीवन यापन के साधन मिलेंगे। ये एक बात हुई। दूसरी बात मैं उदयपुर से जुड़ी हुई करना चाहती हूँ कि ये एक पर्यटक सिटी है और इंटरनेशनल लेवल पे हमारा नाम है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। लेकिन आप जब फतेह सागर घूमने जाते हैं तो वहाँ पे जो सुविधा घर है वहाँ पे आप बाहर खड़े नहीं हो सकते, अंदर जाना तो बहुत दूर की बात है। आप माजी का मंदिर ले लीजिए, बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन इस तरह की किसी सुविधा का व्यवस्था नहीं है। जब ये सब नहीं होता तो पर्यटक जो बाहर से आते हैं, इंडियन तो मैनेज कर लेते हैं क्योंकि हम आदी हैं इन चीज़ों के, लेकिन जो बाहर से आते हैं वो जाने क्या छवि हमारी लेके जाते हैं। तीसरा, ये तो स्वच्छ मिशन और तमाम ये सारी चीजें मिशन चलाए जाते हैं, तब भी नहीं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रशासन और नेता जब दोनों मिलकर काम करते हैं तभी इन चीज़ों को अमली जामा पहनाया जा सकता है। कुंभलगढ़ जब आप जाते हैं तो वर्ल्ड फेमस जगह है, लेकिन वहाँ के जाने का जो रास्ता है वो इतना खतरनाक और सिंगल रोड खड्डों से भरी हुई, जहाँ पे एक्सीडेंट होना आम है और जाते समय आदमी के मन में एक वितृष्णा आ जाती है कि ये हम कहाँ जा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि हम सारी ही चीज़ों को साथ में लेके चलें, एजुकेशन सिस्टम में हम बदलाव करें और एक सस्टेनेबल एजुकेशन सिस्टम बनाएं। ठीक है। ये तो महिला सुरक्षा एक इशू और महंगाई इशू, अच्छा, लेकिन उसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि जो हाल में कुछ योजनाएं जो छात्राओं को मुफ्त मोबाइल बांटना या फिर महंगाई भत्ता देना, बेरोजगारी भत्ता देना, ये इन सारी चीज़ों पर महिलाएं क्या सोचती हैं, आम महिलाएं क्या सोचती हैं? सरकार की तरफ से मुफ्त मोबाइल बांटना या इस तरह की पहल करना कि राशन किट बांटना, इन देखिए, सरकार का काम है कि अपनी जो जितनी भी योजनाएं वो निकालते हैं वो ज़मीन पे किस तरह से पहुँचे, उसके लिए सरकार ये योजनाएं निकालती हैं कि जैसे साइकिल दे दी है, जैसे मोबाइल दे दिए हैं। सरकार सोचती है कि ये चीज़ें हमने दे दी है तो अब इसके बाद इसका इस्तेमाल सही चीज़ों के लिए होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें जो हैं जिन लड़कियों को दी जाती है, महिलाओं को दी जाती है, वो उन्हीं के पास रहती है। घर में और भी लोग होते हैं, उनसे ज़रूरी नहीं है कि सरकार जाके हर एक घर में ये देखती है कि वो चीज़ महिलाओं के पास ही है। वो चीज़ें या तो महिलाओं के भाई, उनके हस्बैंड या उनके बेटे, जो पुरुष प्रधान उनकी फैमिली में हैं, वो ये चीज़ें उनसे ले लेते हैं। ये ज़मीनी हकीकत है। तो हम ये सोचें कि अगर सरकार इन योजनाओं को दे रही है, महिलाओं का इससे फ़ायदा हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें इसी तरह से हो रही है। तो ज़रूरी है कि उन्हें शिक्षित करना, जागरूक करना। बिल्कुल, शिक्षित करना भी है, और अगर आपने कोई चीज़ दी है तो उसका टाइम टू टाइम आपको ये भी चेक करना ज़रूरी है कि ये एक्चुअली में महिलाएं इस्तेमाल कर पा रही हैं या घर के और मेंबर्स जो हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि जो सरकार लुभावनी चीज़ें दे रही है, इसके बनिस्बत धरातल पे अगर काम करे तो महिलाओं को सुरक्षा भी मिलेगी, बालिकाओं को रोजगार भी मिलेगा, जो आज इतना सब फैल रहा है। ये मोबाइल तो क्या है, 1 साल भी नहीं चलेगा और ख़त्म है। इसकी बजाय अगर सिलाई मशीन देती तो उनका रोजगार बढ़ता, वो काम कर सकती थी। और जिन बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं को इन्होंने दिया वो उसको यूज़ भी नहीं कर सकती। जो बीमार महिलाओं को लाए उनका अंगूठा भी नहीं लगता, तो वो बेकारी उनके लिए गए हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने लोन लेके बहुत सारी योजनाओं को चला तो दिया। आज लाइट का बिल ही देख लो, सबको कह दिया कि 100 यूनिट आपकी फ्री आएगी, जबकि 150 यूनिट बढ़ के और वो पैसा बढ़ के आया। जहाँ 2000 का बिल आ रहा था वो अभी 4000 आ रहा है। तो धरातल पे हम उसको कार्यान्वित नहीं कर पाते, तो ऐसी सरकार का क्या फायदा। सरकार को जबकि ये करना चाहिए कि आज 10 से 4 जब महिलाएं फ्री होती है तो उनके लिए कोई रोजगार जनरेट करे, ताकि वो बैठ के काम करे। आज मैं बिल्कुल सिटी के बीच एरिया में से आती हूँ, वो महिलाएं क्या काम करती है आप देखेंगे तो आश्चर्य होता है। वो महिलाएं कहीं इमली की गोलियां बनाने का काम करती, कहीं लीलवे छीलने का काम करती। उसके वनिस्पत आज जहाँ मोदी सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर भारत हो, तो उस जगह हमको आत्मनिर्भर करना पड़ेगा, रोजगार को जनरेट करना पड़ेगा, ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, खुद को आत्म स्वाभिमानी महसूस करें। आज ये हमारी पर्यटक सिटी है,
इस पर्यटक सिटी में भी ऐसा होना चाहिए कि महिलाएं यहाँ की महिला पर्यटक जो है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं, कोई महिला गाइड की व्यवस्था नहीं है, रात को घूमने की व्यवस्था नहीं है। तो हम महिलाओं की जब सुरक्षा की बात करते हैं तो आज यहाँ राजस्थान में नंबर 1 है, जहाँ पर इतने आपराधिक मामले होते हैं, इतने दुष्कर्म होते हैं, रोज के 17 से 18 मामले इसी चीज़ के आते हैं। तो क्यों हो रही सरकार इस पे रोक क्यों नहीं लगा पा रही है? तो धरातल पे अगर हम लुभावनी चीजें ही बांटते रहेंगे तो इनको सुरक्षा कब देंगे? जब आधी आबादी देश की इसी को कहा जाता है, तो इसके लिए तो कोई काम किया ही नहीं जा रहा है धरातल पर। कहना चाहती हूँ मैं, मेरे साथी ने अच्छी बात की है, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, पर केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून क्यों लागू नहीं करती कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा, जो फॉरेन में है, उंगली का बदला उंगली, आंख का बदला आंख, अगर किसी के साथ दुष्कर्म होता है तो क्यों इतने लंबे लंबे खींचते हो? डायरेक्ट उसको फांसी दो, क्यों नहीं देते? ये केंद्र के ही साथ में है। और महंगाई की बात है, महंगाई की बात है कि आप मैडम ने बोला, जवाब देते हैं जी। अभी हमारी साथी मित्र ने बताया कि केंद्र सरकार, तो मैं बताना चाहूँगी कि अभी सिविल समानता कोड का जो प्रस्ताव रखा गया है दिसंबर में, जो हमारी अभी संसद होगी उसमें प्रस्ताव रखा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड से महिला सुरक्षा क्या मतलब? नहीं, उसके अंदर आपको अगर आप देखेंगे, क्योंकि जुडिशरी सिस्टम में अगर आप जाएंगे तो उसके अंदर सारी चीज़ें, जो आचार संहिता है, जो दंड संहिता को अभी न्याय संहिता की बात कही गई है। तो न्याय का मतलब ये है कि पहले सिर्फ दंड की बात थी और अब न्याय की बात है। तो न्याय होगा, ये न्याय संहिता का नाम रखना ही अपने आप में इटसेल्फ प्रूव करता है कि महिलाओं को न्याय की बात केंद्र सरकार ने कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड से महिलाओं को न्याय मिल सकेगा। उसके अंदर जो बता रहे हैं, तो अभी तक आपराधिक मामलों में बलात्कार का जो था केस, उसके अंदर कहीं पे भी फांसी का प्रावधान नहीं था, पर मैं उसमें आप पढ़ेंगे उसके अंदर जो भी एक्ट और धाराएं हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। इवन बहुत अगर क्रिमिनल ऑफेंस में उसको माना गया है, तो ये सब चीजें तभी अप्लाई तभी होगी। और महिलाओं की सुरक्षा की बात तो इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड से होगा। जो कानून बनते हैं उनको लागू होने में बरसों लग जाते हैं। जैसे अभी 33% आरक्षण का बोला है, पर वो कब होगा? 29 में। तब तक क्या होगा? मेरे में से आधी तो रिटायर्ड हो जाएंगी, तब तक हम मतलब वो कहते हैं मतलब उसमें वेटिंग में ही रहेंगे। जो कानून बनता है उसका 1 साल में उसका क्रियान्वित होना चाहिए। कह रहे हैं कि आरक्षण की जरूरत नहीं है। आरक्षण की बेशक मतलब नहीं, जरूरत है, क्योंकि आधी दुनिया पुरुष प्रधान समाज है, महिलाओं को कहीं आगे नहीं आने देते। जैसे कहा कि होते हैं, हाँ, सरपंच होते हैं। मैं देखो, मैं भी लड़ी हूँ, मैं 2 बार चुनाव लड़ी हूँ, मैं जनरल सीट पर लड़ी हूँ। कोई नहीं, आपकी इच्छा शक्ति कैसी, उस पर निर्भर करता है कि आप कितना आगे आके और अपना कर सकते हो। मैंने जेंट्स को हराया, बहुत अच्छे अच्छे दिग्गजों को हराया, एक बार हारी भी हूँ मैं, उससे कोई बात नहीं, हारना जीतना अलग बात है, पर आप में कितना बद्दा है वो मायने रखता है कि आपकी छवि कैसी है। कोई भी लड़ सकता है। जनरल क्या होगा कि कम से कम महिलाओं को आगे उनको महिलाओं को आगे आई, लड़के आए हैं, मैं लड़के आई हूँ, बेशक मैं लड़के आगे आई हूँ। और मेरा समाज भी ऐसे ही पुरुष प्रधान था, पर मैं परिवार से लड़के। लेकिन मैम वही इशू है ना कि महिला अगर चुनी भी गई सरपंच, तो रूल तो पति करेगा, सरपंच पति, तो उसका क्या समाधान है? उसका समाधान ये है कि महिलाएं योग्य होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए, और पढ़ी लिखी महिलाएं आगे आएगी तो अपने आप है ना, जो पुरुष प्रधान, वो पुरुष की महत्ता खत्म होगी। इस पे मैंने 2 पंक्तियां लिखी हैं, इसी पर मैंने 2 पंक्तियां लिखी हैं कि न जाने क्यों लड़कियों के अपने घर नहीं होते, जो उड़ना चाहें अंबर पे तो अपने पर नहीं होते, सियासत में मिलता उनको कभी तक हक, सियासत में मिल जाता उनको कभी से हक, सियासत की तिजारत के जो लीडर सर नहीं होते, जो लीडर हैं, जो पुरुष मेंबरान हैं, वो हमारी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। सदियां हो गई, और अभी मैं सोचती हूँ कि जब 29 की घोषणा हुई है, तो 29 में कौन सी सरकार कब कैसे करवट लेगी, इसके अभी हमारे को सपना ही देख सकते हैं। बदलाव की एक पहली उम्मीद नजर आई, उम्मीद तो नजर आई, लेकिन ये दूसरी बात, अब सबसे बड़ा इलेक्शन में जो मुद्दा है ना, वो भ्रष्टाचार का है। और ये क्यों है? सभी पार्टियां ये देखती हैं कि कौन कैंडिडेट पैसा खर्च सकता है इलेक्शन के लिए। पैसा खर्चना, क्योंकि पोस्टर, गाड़ियाँ, रैलियाँ, टेंट, शामियाने, और इनको ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटना, ये बहुत ज़रूरी हो गया। इसका बर्डन किस पे आ रहा है? टैक्स पेयर पे आ रहा है ना। और जो कैंडिडेट पैसा खर्च के लड़ेगा इलेक्शन और जीत कर आएगा, उससे आप ईमानदारी की उम्मीद करें तो इससे बड़ी मूर्खता नहीं तो और क्या है? सब लोग पॉइंट बोल रही हूँ मैं कि आपने कहा कि हाँ,
मैं कहती हूँ केंद्र सरकार को, भले कोई भी हो, एक कानून बनाना चाहिए। जैसे आधार कार्ड जरूरी है, वैसे ही बच्चों की एजुकेशन, जो 10th नहीं करे, 10वीं पास नहीं करे, उसको दूसरा कोई भी लाभ नहीं मिले, माँ बाप उसके लिए बाध्य हो जाए। जैसे कि बाल विवाह के लिए कानून बना है, ऐसे होना चाहिए। और दूसरा, बेटियों को इतना मजबूत करो, ये हम माँ बाप की जिम्मेदारी है कि हम बेटियों को मजबूत करें। उसके सामने रावण भी आ जाए तो उसके मिट्टी में मिल जाए वो, ये जरूरी नहीं नहीं, अच्छी बात है। अब जैसे कहते हैं पुरुष प्रधान देश है, अब यहाँ की वार्ड की ले लो, हमारी पार्षद तो भी नजर नहीं आती, हस्बैंड ही नजर आते हैं हमेशा। दीपिका जी को भी नजर भी नहीं आती है, हमेशा है ना कि हस्बैंड ही नगर निगम में यहाँ नजर आते हैं। अभी भी वही नजर आए, तो अभी ये नजर आए तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप आपके हाथ आपके पति नजर आते हैं, आप नहीं नजर आते? नहीं पार्षद आप हैं? ऐसा नहीं है, अधिकतर मैं भी निगम जाती रही, तो जब ये होते होंगे तो मेरे हस्बैंड होते होंगे। ये हो फैसले कौन लेते हैं? फैसले दोनों मिलके लेते हम। नहीं तो जब आप होते तब मेरे हस्बैंड आते होंगे, नहीं तो जब मैं होती तब आप लोग नहीं होते होंगे ना। संगठन से मैं जीत के आई और मैं पार्टी की प्रत्याशी 2 बार रही। मेरे हस्बैंड ने नगर निगम की सीढ़ी तक नहीं देखी, कभी आके उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी मैडम, मेरा काम है, मेरा कर्तव्य, पार्टी ने जब मुझे टिकट दिया है तो मेरे हस्बैंड क्यों इंटरफेयर करे? नहीं, मेरे हस्बैंड भी कभी सीढ़ी नहीं चढ़े हैं, मैं ही वार्ड में घूमना फिरना। आप जीती हैं तो हस्बैंड के क्या रोल है? सर ऐसा नहीं है, मेरे वार्ड में क्या मेरे हस्बैंड के लोगों से ज्यादा लिंक है, मेरे से ज्यादा लिंक मेरे हस्बैंड की है। ये शुरुआत आप ही को करनी होगी। सर एक सेल्फ डिसीजन की जो बात यहाँ पर हो रही है, यह अगर आप जैसे जनप्रतिनिधि नहीं पहल करेंगे तो हम कैसे जो नई पीढ़ी मीटिंग होती है, जहाँ निगम का कुछ काम होता है वही मैं ही होती, वही मेरे हस्बैंड अलाउ भी नहीं होते। जब बोर्ड की मीटिंग होगी ना, हस्बैंड नहीं आएंगे वहाँ, सर हम सेल्फ खुद आएंगे। ये हस्बैंड को सर नहीं करेगा, पार्षद को एंट्री चाहिए ना, तो मीटिंग में होती है, मीटिंग में सारे पार्षद होते हैं। तो जब साल में एक ही बार मीटिंग हुई तो पार्षद एक ही बार नजर आएगा। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बनाया है तो हस्बैंड वाइफ भी तो साथ में आएंगे ना यार, बहुत सारे काम होंगे। मैं मेरी साथी बहनों को कहना चाहती हूँ कि वार्ड की मीटिंग 1 बार हो या 2 बार हो, जब वो आती है, लेकिन क्या आपके वार्डों के क्या मुद्दे नहीं होते? सफाई का मुद्दा होता है, लाइट का मुद्दा होता है, बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं जो अपने को आके करना पड़ता है अपने को। आप ये दीपिका, मेरी साथी पार्षद ये कह रही है कि मेरी साथी पार्षद ये कहना चाह रही है कि मेरे हस्बैंड की पहचान है। आप जीती है ना, आप जीती है तो आप सीधी सी बात है सर कि अगर जनता आपको चुनती है तो आप ही को सामने रह के उन चीजों का सामना करना चाहिए। एक क्वेश्चन था मुझे, यहाँ काफी पार्षद हैं, इन पार्षद से मेरा एक ही सवाल है कि जब ये वोट लेने तो आते हैं, उसके बाद कभी उसमें राउंड लगाया उन्होंने उस एरिया में? नहीं लगाते। कभी राउंड लगाया आपने? डेली राउंड लगाती हूँ, दिन में 4 राउंड लगाती हूँ मैं। क्यों सर, हम तो वार्ड में घूमते ही रहते हैं ना। आप आइए, वार्ड में हर घर के घंटे थोड़ी बजाएंगे, वार्ड में जनता की परेशानी को देखने जाता है। अच्छा, एक मिनट, आपने कहा हर घर के नहीं, आपने कहा हर घर की घंटी नहीं बजाएंगे, वोट मांगते वक्त तो हर घर के घंटे बजाएंगे। सर मैं सबसे प्रायोरिटी ये रहती है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए, जब महिला नहीं होगी तो तब क्या करेंगे? वो तो यही कहेगी ना हमको नहीं मिला। सर हमारे इसलिए पूछा ये क्वेश्चन किया जाता है, जब ये कह रहे हैं डिजिटल का जमाना है, तो जब आप नॉक तो घंटी बजा के ये वैसे विधायकों का चुनाव है, तो आप ये विधायकों का चुनाव है और चूंकि विधानसभा का चुनाव है, तो आप उन विधायकों से पूछिए जो आपसे वोट मांगने आए थे और दोबारा नहीं आए, तो अब दोबारा आएंगे तो उनसे उनका हिसाब मांगिएगा कि जब आप 100 करोड़ 150 करोड़ की संपत्ति वाले उम्मीदवार को चुनेंगे तो वो आपके घर कभी नहीं आएगा। जब आप धरातल के उम्मीदवार को चुनेंगे तो वो आपके घर भी आएगा वोट मांगने भी, और आपकी समस्याओं को सुलझाने भी आएगा। अभी जो चुनावी माहौल है उसको देखते हुए लग रहा है जैसे अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी जो योजनाएं चलाई है, तो मैं तो ये चाहती हूँ अभी अशोक गहलोत जी ने जैसे महंगाई राहत कैंप पे जो बहुत सारी अभी जो बातें चली थी, तो अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि मैं देता थक जाऊंगा, आप लेते नहीं थकोगे। इस बात पे भी तो जनता एग्री है, वो भी तो पॉजिटिव में आ रही है, तो आप कैसे कह रहे हो? एक महीने कैसे दिया है? महंगाई राहत कैंप तो कब से चल रहा है सर, 50 से ऊपर योजनाएं चलाई है, फ्री योजना से फोटो लगा दिए ना, चाचा सहीदा हो गई ना, बांटने का काम किया। 4 साल तक वो सोती रही, जब 4 साल पहले देश को चलाने के लिए अहम मुद्दे चाहिए। अच्छी बात है। आखिर में मैम 2 लाइन आखिर में क्लोज में, ये फ्री की रेवड़ी या फिर राहत चाहिए
या फिर सुरक्षा चाहिए या फिर लड़कियों को मजबूत बनाना चाहिए? कुछ 2 लाइन आप बस अब क्लोज करते हैं जी। आप ये फ्री की रेवड़ियां देने से स्किल ट्रेनिंग पे प्रमोट कीजिए, महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग दीजिए। ये फ्री की रेवड़ियां बांटने से अच्छा है कि लड़कियों महिलाओं को आप शिक्षित कीजिए, जागरूक कीजिए मैम। लाखा आखिर में 2 लाइन। फरिश्ते हम भी नहीं, फरिश्ते तुम भी नहीं, इंसान है तो क्यों ना इंसानियत की बात करें। जय हिंद। जी, मैं कहूँगी हमें महिलाओं को आपने एकत्रित किया है और मैं पूरा सवाल आधी आबादी की ओर से, आधी आबादी से करती हूँ कि हमारी आंख में आंसू तो भर दिए तुमने, हमारी आंख में आंसू तो भर दिए तुमने, कहाँ उड़ान के खातिर दोपहर दिए तुमने, घरों के सारे कैलेंडर अपने कर लिए तुमने। हमने तो सोचा था कि आधा आसमां हमारा भी है, हमने तो सोचा था आधा आसमां हमारा भी है, कहाँ उड़ान के खातिर दोपहर दिए तुमने। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। कि जैसे हम फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे इतना कुछ होने पर भी, तो कहते हैं उम्मीद को उम्मीद की जरूरत है बिना पंख उड़ जाने के लिए, उम्मीद पर जमाना टिका है सदियों से जन्नत बनाने के लिए। बहुत, और उम्मीद और शक्ति के प्रतीक भी हैं आप लोग, तो आप में शक्ति है, उस शक्तियों को जगाएंगे तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा। महिलाओं बिल्कुल आधा आसमां आप लोग लेकर रहेंगे और आपका हक है। तो आधी आबादी की शक्ति है लोकतंत्र में कि वो सत्ता की तस्वीर बदल सकती है, बशर्ते कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे, खुद से अपना फैसला ले। और आने वाले दिनों में तो अब चुनाव में भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण कानून 2029 तक लागू करने की बात की जा रही है, लेकिन उसके लिए पहले जरूरी है कि महिलाएं शिक्षित हों, लड़कियां शिक्षित हों, जिसे लेकर आम महिलाओं का यही मत है। तो मालकिन का मत में फिलहाल इतना ही। उदयपुर से फिर किसी और जिले में, किसी और विधानसभा क्षेत्र में हम महिलाओं से बात करेंगे और उनका मन टटोलेंगे। सहयोगी अमित और कैमरामैन हुकुम के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस।